दोस्तों, सन 1977 में नासा द्वारा एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन लॉन्च किया जाता है, जिसे आउटर प्लैनेट्स को स्टडी करना था, फिर आउटर सोलर सिस्टम को और फिर हेलियोस्फीयर से बाहर निकलकर इंटरस्टेलर स्पेस को एक्सप्लोर करना था। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं वॉयेजर मिशन के बारे में। आपको पता ही होगा कि इस मिशन के फ्यूचर को लेकर साइंटिस्ट इतने एम्बिशियस थे कि उन्होंने वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट पर एक गोल्डन रिकॉर्ड तक रख दिया था, जो कि एक संदेश है उस एलियन सिविलाइजेशन के लिए जो इन स्पेसक्राफ्ट्स को देखकर उनको कैप्चर कर लेंगी। दरअसल ये हमारे स्पेसक्राफ्ट्स नहीं बल्कि हमारे मैसेंजर्स हैं, जो फ्यूचर में हमारे होने का दावा करेंगे। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स नो डाउट हमारे सेंटीमेंट्स और हमारी भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक पहलू और है जिनके लिए वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स जाने जाते हैं। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स पहले मैन मेड ऑब्जेक्ट हैं जो कि पहली बार इंटरस्टेलर स्पेस में गए हैं। इंसानों द्वारा बनाई गई ऐसी कोई चीज नहीं है जो इतनी दूर गई हो एक्सेप्ट वॉयेजर्स। इसके अलावा इनकी स्पीड और डिस्टेंस भी हमें फैसिनेट करता है। बात करें अगर वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट की स्पीड की, तो ये स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और वॉयेजर 2 लगभग 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। इस समय वॉयेजर 1 हमारी धरती से करीब 23.3 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है और ये हमारे द्वारा बनाया गया पहला ऐसा अंतरिक्ष यान है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल चुका है। वॉयेजर 1 ने सन 2012 में हेलियोस्फीयर को पार कर लिया था, यानी हमारे सोलर सिस्टम को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में चला गया था। तो वहीं इसके ट्विन स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 ने सन 2018 में सौर मंडल को अलविदा कह दिया था। वॉयेजर 1 आज हमसे इतना दूर जा चुका है कि लाइट को भी वॉयेजर से हम तक आने में 20 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट हमसे दूर नहीं जा रहे बल्कि हमारे पास आते जा रहे हैं। शायद ये सुनकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट और हमारी दूरी अचानक घटने क्यों लग गई है। ये सुनकर पहला ख्याल जो मेरे मन में आया वो ये था कि कहीं स्पेस कर्व तो नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि क्या पता स्पेस कर्व हो और वॉयेजर उस लिमिट तक पहुंच गया हो और वो स्पेस की बाउंड्री से टकराकर उसी कर्व्ड स्पेस की वजह से वापस मुड़कर हमारी ही ओर आ रहा हो। एनीवे सिनेरियो ये भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा ख्याल जो मेरे मन में आया कि कहीं वॉयेजर 1 प्लैनेट 9 या किसी ऐसे ही बड़े प्लैनेट की वजह से हमारी ओर स्लिंग शॉट तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मुझे पता है कि आप भी कोई तिगड़म तो जरूर लगा रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। किसी को तो ये ख्याल भी जरूर आया होगा कि भाई कहीं वॉयेजर्स को एलियंस ने तो नहीं पकड़ लिया और वापस हमारी ही ओर छोड़ दिया हो। सच सच बताना कि किस किस के दिमाग में ये ख्याल आया। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो भी गलत हैं। दरअसल इसके पीछे एक सिंपल सा साइंस का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। अगर आप रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानते हैं तो समझिए आपने ये प्रॉब्लम सुलझा ली है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है वॉयेजर के हमारी ओर आने की असली वजह। देखिए, जो हमारी धरती है वो स्पेस में 67,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करती है, यानी कि लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। ये स्पीड हमने सूरज को रेफरेंस मानकर कैलकुलेट की है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप सूरज पर खड़े हों तो आपको धरती 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मूव करती हुई दिखाई देगी। तो वहीं वॉयेजर 1 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पेस में मूव कर रहा है। यानी यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारी पृथ्वी वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के मुकाबले ज्यादा स्पीड से सूर्य को ऑर्बिट कर रही है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब पृथ्वी सूर्य के पीछे से होते हुए स्पेसक्राफ्ट की ओर आगे बढ़ती है तो पृथ्वी की स्पीड ज्यादा होने की वजह से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस टेम्परेरीली कम होने लग जाता है। यहाँ मैंने टेम्परेरीली इसलिए कहा क्योंकि यहाँ धरती वॉयेजर की ओर फ्रीली मूव नहीं कर रही, वो तो सूर्य के ऑर्बिट में बाइंड है। इस केस में जब हम पृथ्वी से वॉयेजर्स की रीडिंग्स नोट करते हैं तो हमें लगता है कि वॉयेजर्स हमारी ओर आ रहे हैं, जबकि असल में हम वॉयेजर्स की ओर ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, जिससे हमें ये इल्यूजन हुआ कि वॉयेजर्स हमारी ओर आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप वॉयेजर 2 के ये आंकड़े देख सकते हैं। वॉयेजर 2 हर साल फरवरी के आखिरी दिनों से लेकर जून तक धरती के करीब आता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि ये 20 फरवरी सन 2022 को वॉयेजर 2 की पृथ्वी से दूरी लगभग 130.05518 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थी, जो कि महज 2 दिन बाद 22 फरवरी को घटकर 130.05454 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ही रह गई। मेरे ख्याल से यहाँ पर आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि वॉयेजर 2 तो अपनी स्पीड से ही आगे बढ़ रहा है,
लेकिन पृथ्वी इस पॉइंट पर सूरज के पीछे से होते हुए या कहें तो वॉयेजर 2 की ओर आ रही है। पृथ्वी की स्पीड वॉयेजर 2 से लगभग दोगुनी है, इसलिए उनके बीच का डिस्टेंस घटने लगा है। अब ये देखिए, ये डेटा है तकरीबन 3 महीने बाद का। 2 जून सन 2022 को ये डिस्टेंस घटकर मिनिमम 129.72179 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स रह जाता है और फिर 2 दिन बाद ये डिस्टेंस फिर से बढ़ने लग जाता है, जो कि 4 जून को बढ़कर 129.72224 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हो जाता है। यहाँ से साफ होता है कि 2 जून को हमारी धरती सूरज के सामने से होकर पीछे जाने लगी है, यानी कि वॉयेजर 2 से दूर होने लग जाती है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप वॉयेजर 2 का ये ग्राफ भी देख सकते हैं, जो कि डिस्टेंस और टाइम के बीच बनाया गया है। ग्राफ से ये साफ जाहिर होता है कि एक समय के बाद पृथ्वी और वॉयेजर 2 का डिस्टेंस बड़ी तेजी से बढ़ता है। ये तब होता है जब पृथ्वी सूरज के सामने से पीछे की ओर जा रही होती है। फिर ग्राफ हल्का सा नीचे आता है और ये वही टाइम इंटरवल है जब धरती और स्पेसक्राफ्ट नजदीक आते हैं। और इसी से रिलेटेड है NSF वॉयेजर 2 का ये ट्वीट। आप यहाँ से भी अपनी क्वेरी को समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको इस सवाल का आंसर मिल गया होगा कि आखिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट हमारी ओर आ रही है। हाँ, यहाँ पर एक बात और, ये सिर्फ वॉयेजर के साथ ही नहीं है, हमारे द्वारा भेजे गए सभी स्पेसक्राफ्ट्स के साथ ऐसा ही होता है। सन 1979 की मशहूर साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म एलियन में हमें ये बताया गया कि अंतरिक्ष में आपको कोई चीखते हुए नहीं सुन सकता, चाहे आप कितना भी तेज चिल्लाएं, आपसे आगे खड़े इंसान तक आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी। और वैसे ये बात सही भी है। साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, फिर चाहे वो कोई सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस। पार्टिकल्स के एक दूसरे से टकराने पर ही साउंड वेव्स का एमिशन होता है, मगर स्पेस में तो ये मुमकिन ही नहीं है। वहाँ तो वैक्यूम यानी कि निर्वात की स्थिति होती है। हवा न होने के चलते वहाँ फिजाओं में कोई भी पार्टिकल नहीं मौजूद होता है, जिस कारण ध्वनि से निकलने वाला कंपन आगे नहीं बढ़ पाता और यही कारण है कि अंतरिक्ष में आवाज नहीं सुनाई देती। पर अब ऐसा भी नहीं है कि अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं होती। राक्षसी माया वाले इन ब्लैक होल से लेकर तारों में हो रहे भीषण विस्फोटों तक सब कुछ खामोश तो नहीं हो सकता। ऐसे में एक नई गुत्थी जन्म लेती है और वो ये कि बेशक अंतरिक्ष में आवाज का वो रूप नहीं होता जो हम आम तौर पर पृथ्वी पर रहते हुए सुनते हैं, बल्कि वहाँ वे किसी अन्य ही रूप में मौजूद होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जी हाँ, ये एक मुमकिन कारक हो सकता है। ये खास तरह की तरंगें अपने सृजन के लिए किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करती हैं। इन्हें मीडियम में होने वाले किसी भी कंपन की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि अंतरिक्ष में आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पहुंचती हैं। वैसे आंखों से दिखाई देने वाला प्रकाश और इनविजिबल इंफ्रारेड एवं अल्ट्रावायलेट किरणें इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। अलबत्ता जिन रेडियो तरंगों का इस्तेमाल हम अपने अंतरिक्ष यानों तक सिग्नल्स पहुंचाने के लिए करते हैं, वास्तव में वे भी इसी किस्म के होते हैं। इस लंबे चौड़े बखान का सीधा पॉइंट ये है कि अंतरिक्ष में बेशक आवाज इंसानों के कानों से सुनाई नहीं देती, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि स्पेस में साउंड का कोई वजूद नहीं होता। और अक्सर जिन सो कॉल्ड स्पेस साउंड्स को आप सुनते हैं वो एक खास तरह से डेवलप की जाती हैं। ऐसी एक खास आवाज को हमारे बेहद खास स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर ने भी कैद किया है, जो अपने भीतर ढेरों रहस्यों और तिलिस्मों को समाये हुए है। आइए करते हैं वॉयेजर की इस नई गुत्थी का पर्दाफाश। सौरमंडल की सीमाओं को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में सफर कर रहा वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट फिलहाल घने और सर्द अंतरिक्ष की फिजाओं में आगे बढ़ रहा है। इस दौरान इसके सामने ढेरों चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां अपनी गिरती हुई बैटरी लाइफ को सस्टेन करने से लेकर पुराने पड़ चुके कंप्यूटर्स को सुचारू रूप से चलाए रखने तक हैं। मगर इस मुश्किल वक्त में भी आज लॉन्चिंग के 45 सालों बाद भी इसका एक्शन खत्म नहीं हुआ है। जहां एक और लाइफ टाइम में मिले इसके डेटा को पढ़कर रिसर्चर्स नए नए पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं, तो वहीं आज ये मुसीबतों के बादलों से घिरा होने के बावजूद भी नियमित रूप से तमाम अहम जानकारियों को हम तक पहुंचा रहा है। अभी हाल ही में वॉयेजर ने कुछ अजीब किस्म की रेडियो तरंगों को कैप्चर किया है, जिन्हें ध्वनि के रूप में परिवर्तित करने के बाद परिणाम चौंकाने वाले थे। दरअसल ये कुछ कंपनों यानी कि वाइब्रेशंस का एक सेट था, जिसमें ये ब्रह्मांड गुनगुनाता सा सुनाई पड़ रहा है। बेहतर आइडिया के लिए पहले आप खुद ही इस आवाज का जायजा लें। ये आवाज वॉयेजर 1 में लगे प्लाज्मा वेव इंस्ट्रूमेंट द्वारा कैप्चर की गई थी। ओरिजिनली इसे रेडियो वेव्स के रूप में कैप्चर किया गया था,
परंतु बाद में नासा द्वारा इसकी प्रोसेसिंग कर इसे ऑडिबल फॉर्मेट में तब्दील कर दिया गया, जिसके चलते आप अभी इसे अपने कानों से सुन पा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि जब वॉयेजर से हमें ऐसा कुछ सुनने को मिला हो, बल्कि आज से पहले भी कई बार वॉयेजर हमें ऐसी अजीबोगरीब आवाजें सुना चुका है। इन्हें एक्सप्लेन करते हुए नासा ये बताता है कि आवाजें इंटरस्टेलर स्पेस के खाली क्षेत्र में मौजूद प्लाज्मा यानी कि गैसों के संगठित क्षेत्रों में होने वाली हलचलों के कारण होती हैं। जब प्लाज्मा के भीतर किसी कारण से कंपन होता है या फिर ये गैस क्लाउड्स एक दूसरे से टकराते हैं तो इन आवाजों का जन्म होता है। हालांकि जो आवाजें हाल ही में वॉयेजर द्वारा कैप्चर की गई हैं, वो पुरानी आवाजों से थोड़ा अलग हैं। जहां पुरानी आवाजों में हवा के दाब से उत्पन्न हुआ शोर सुनाई देता है, वहीं इस बार ये आवाजें जरा हटकर हैं। वॉयेजर से रिसेंटली मिली आवाजों को सुनने पर एक टोनल स्वर सुनाई देता है, यानी कि एक ऐसा संगीत जो किसी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा निर्मित हो। हालांकि ये आवाज इतनी कम है कि इसे इंसानी कानों से सुन पाना लगभग असंभव है, परंतु वैज्ञानिकों द्वारा की गई व्याख्या से ये पता चलता है कि ये संगीत बेहद पैने और पतले स्वरों जैसा है। ये हमें पियानो के लोएस्ट नोट ए नोट की याद दिलाता है। रिसर्चर्स कहते हैं कि ये पूरा स्वर एक बार में एक जैसा सुनाई नहीं देता। एक सीधी साउंड स्पाइक के बाद कुछ डिप्स देखने को मिलते हैं जो इस साउंड वेव को फ्लक्चुएशंस की स्थिति प्रदान करते हैं, और इसी के चलते ये ध्वनि किसी गुनगुनाने जैसी प्रतीत होती है। इस खोज के पीछे एक अहम साइंटिफिक रेलेवेंस भी छिपा हुआ है, और वो ये कि आज फिर एक बार वॉयेजर ने इंटरस्टेलर स्पेस में प्लाज्मा की मौजूदगी पर मोहर लगा दी है। दरअसल साल 2012 के बाद से ही वॉयेजर इंटरस्टेलर स्पेस में खाली होने के भ्रम को तोड़ता आया है। समय समय पर ये अंतरिक्ष के उस गहरे हिस्से में मौजूद प्लाज्मा के राजों से पर्दा उठाता आया है। बैक इन द टाइम 70s में जब इसे लॉन्च किया गया था, तो हम इंटरस्टेलर स्पेस तो क्या खुद अपने सौरमंडल के बारे में ढंग से नहीं जानते थे। वॉयेजर अपने आप में वो पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने सभी गैस जाइंट्स का एक क्लोज एनकाउंटर किया था, और उनके बारे में हमें वो बेहद जरूरी जानकारियां हासिल कराईं जिनके आधार पर फर्दर हम कैसिनी और जूनो जैसे प्लेनेटरी इन्वेस्टिगेशन मिशंस को अंजाम दे पाए। हालांकि वॉयेजर्स का ये सुनहरा सफर इतना भी मजेदार और चिल नहीं था जितना आज ये हम सबको लगता है। इन्होंने भी बहुत से टफ टाइम्स और चैलेंजेस को फेस किया, और आज जब इन्हें बाहरी अंतरिक्ष में काम करते हुए 4.5 दशक से भी ज्यादा होने को आए हैं, तो ये बदस्तूर अपने अभियान को जारी रखे हुए हैं। लास्ट टाइम भी वॉयेजर ने एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना किया था, जो कि इसके पुराने पड़ चुके कंप्यूटर्स को लेकर थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉयेजर द्वारा भेजे जा रहे उन स्ट्रेंज सिग्नल्स की जिन्होंने वैज्ञानिकों को परेशानी में डाल दिया था। दरअसल इस साल की शुरुआत से ही वॉयेजर के AACS यानी कि एटीट्यूड एंड आर्टिकुलेशन कंट्रोल सब सिस्टम में समस्याएं देखने को मिल रही हैं। बता दें कि ये वॉयेजर का वही ऑन बोर्ड कंप्यूटर है जो वॉयेजर के प्राइमरी एंटीना को अनइंटरप्टेड ट्रांसमिशन के लिए हमेशा पृथ्वी की ओर पॉइंट करके रखता है। साल 2022 के अगस्त महीने में इसमें एक मेजर फॉल्ट देखने को मिला, जब नासा की DSN लैब यानी कि डीप स्पेस नेटवर्क लैब को वॉयेजर से ग्लिची डेटा हासिल हुआ, तो उन्हें यह एक साधारण कंप्यूटर एरर लगा, जिसके बाद इसका इलाज करते हुए उन्होंने एक करेक्शन एल्गोरिदम को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। इस बीच उन्हें वॉयेजर के डेटा में वो तमाम एरर्स देखने को मिले जो इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि साफ तौर पर एंटीनास के मैन्यूवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कंप्यूटर किसी खराबी का सामना कर रहा है। हालांकि तब उन्होंने इसे फिक्स करने का प्रयास किया और फौरी तौर पर जो भी मुमकिन हो सकता था उसे अंजाम दिया गया। मगर तभी टीम वॉयेजर को एक ऐसी बात पता चली जो वाकई उनके लिए काफी चौंकाने वाली थी। वास्तव में जब एरर्स और ग्लिचेस का ये पूरा प्रसंग चल ही रहा था, उसी दौरान वॉयेजर एंटीनास ने कुछ ऐसा साइंस डेटा ट्रांसमिट किया जो पूरी तरह से एरर प्रूफ था। इसमें मौजूद सभी रीडिंग्स और डेटा सेट्स पूरी तरह से अनडिस्टर्ब्ड थे। ऐसे में जब उन्हें डिकोड किया गया तो उनसे वो रेगुलर डेटा हासिल हुआ जो नासा अक्सर वॉयेजर से दरकार करता था। हासिल हुए इस डेटा में कोई भी शिकायत नहीं थी। इंजीनियर्स की टीम फिलहाल इस बात को लेकर सशंकित थी कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। जब फिक्सिंग ऑपरेशन ऑनगोइंग है तो साइंस डेटा में कोई टियर क्यों नहीं है। जब इस बात की गहराई से तफ्तीश की गई तो मालूम पड़ा कि ये साइंस डेटा वॉयेजर के एक ऐसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर से प्रोसेस हुआ जो आज से कई सालों पहले ही बंद पड़ गया था। उस कंप्यूटर ने इतने सारे डेटा को एक नई कोड फॉर्म में एनकोड किया और उसे खराब पड़े या फिर कहें कि समस्याग्रस्त AACS सिस्टम से ट्रांसमिट भी कर दिया। वॉयेजर में हुई उस कंप्यूटर स्वैपिंग को लेकर अब तक कोई भी ठोस दलील सामने निकल कर नहीं आई है। इस वीडियो को बनाने तक फिलहाल वैज्ञानिक उस डेटा का विश्लेषण करने में अभी भी जुटे हुए हैं।
नासा का यहाँ पर अगेन वही स्टांस है कि मिशन को मुकर्रर वक्त से कहीं ज्यादा समय हो चुका है और ऐसे में एरर्स और ग्लिचेस का आना एक आम बात है। वहीं वॉयेजर मिशन के बारे में बताएं तो आप ये तो जानते ही होंगे कि मानव द्वारा बनाया गया ये एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अभी तक अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला ऑब्जेक्ट बन चुका है। अभी तक वॉयेजर 1 तकरीबन 21.7 अरब किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये स्पेसक्राफ्ट हमसे इतनी दूर होने के बाद भी अभी तक संपर्क में बना हुआ है। इसकी लोकेशन को हम आज भी लगातार ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये कब तक और कितनी दूरी तक हमें दिखाई देगा और हम इसे किस दूरी तक ट्रेस कर पाएंगे? आखिर में वॉयेजर मिशन का अंत कैसे होगा? यदि आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आज के हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको वॉयेजर मिशन से जुड़ी तमाम जानकारी प्रदान करने वाले हैं। वहीं यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए। साल 1964 में एरोस्पेस इंजीनियर गैरी फ्लेंड्रो ने नोटिस किया कि सन 1970 के दशक में जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून एक सीधी रेखा में आने वाले हैं। तब उन्होंने ग्रैंड टूर नाम के इस कॉन्सेप्ट को वैज्ञानिक दुनिया के सामने रखा। वे इस प्रोजेक्ट के थ्रू सौरमंडल के सभी आउटर प्लैनेट्स को करीब से देखना चाहते थे। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाना था, जिससे हम सौरमंडल के सभी आउटर प्लैनेट्स, जिसमें प्लूटो भी शामिल था, उनको करीब से देख सकें और उनकी तस्वीरें भी ले सकें। इस कॉन्सेप्ट को बाद में एक मिशन में बदल दिया गया, जिसे द ग्रैंड टूर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। लेकिन बदकिस्मती से ये प्रोग्राम कुछ कारणों से सोचे गए तरीके से शुरू नहीं किया जा सका और इस मिशन को बंद कर दिया गया। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर नासा ने सन 1977 में एक दूसरा मिशन शुरू किया, जिसे वॉयेजर प्रोग्राम का नाम दिया गया और इस प्रोग्राम के अंतर्गत 2 स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च किया गया, जिसमें वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 शामिल थे। इसके बाद 20 अगस्त सन 1977 को वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया था और इसके ठीक 16 दिनों बाद 5 सितंबर सन 1977 को वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया। इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से हम सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों को काफी करीब से देख पाए हैं। लेकिन जैसा शुरुआत में सोचा गया था वैसा कुछ नहीं हुआ और इस प्रोग्राम में प्लूटो छूट गया। वहीं वॉयेजर 2 ने जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून को फ्लाई बाय किया, लेकिन वॉयेजर 1 केवल जुपिटर और सैटर्न और फिर उसके बाद उसने टाइटन को फ्लाई बाय किया। इसके बाद उसने इतनी वेलोसिटी हासिल कर ली कि वो सौरमंडल के बाहर जा सके और अपनी आगे की दूरी को तय कर सके। वॉयेजर 1 अपने लॉन्च के करीब 3 साल 3 महीने और 9 दिन के प्लेनेटरी मिशन के बाद वो सीधा अपने अनजाने सफर पर चल दिया, जहां उसे आगे और क्या मिलने वाला था इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी और ये भी मालूम नहीं था कि ये स्पेसक्राफ्ट अब आगे और कितनी दूरी तक सक्सेसफुली ट्रैवल करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ वॉयेजर मिशन के लॉन्च के 41 साल बाद आज भी इनका सफर जारी है। आज यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये स्पेसक्राफ्ट करीब 21.7 अरब किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। 25 अगस्त सन 2012 को वॉयेजर ने अपने सोलर सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस किया था और इसी के साथ ये पहला मौका था जब मानव द्वारा बनाए गए किसी ऑब्जेक्ट ने हमारे सौरमंडल के बाहर कदम रखा हो। आज ये हमसे 145 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर है। इस दूरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये स्पेसक्राफ्ट हमसे धरती और सूरज के बीच की दूरी का 145 गुना ज्यादा दूरी तय कर चुका है। लेकिन आज भी इतनी दूरी पर जाने के बाद भी वैज्ञानिक इसे ट्रेस कर पा रहे हैं और ये आज भी हमारे संपर्क में बना हुआ है। लेकिन आखिर कब तक वॉयेजर 1 हमारे संपर्क में बना रहेगा? ये आज एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर वॉयेजर 1 हमसे संपर्क करता कैसे है, या फिर किस तरह से वॉयेजर 1 से हम डेटा रिसीव करते हैं। वॉयेजर 1 से डेटा रिसीव करने के लिए पहले 20 किलोवाट के रेडियो सिग्नल को धरती पर लगे बड़े बड़े टेलीस्कोप्स के जरिए वॉयेजर 1 की तरफ भेजा जाता है और इन सिग्नल्स को वॉयेजर 1 तक पहुंचने में करीब 21.7 अरब किलोमीटर का सफर तय करना होता है। इस सफर को तय करने में रेडियो सिग्नल को लगभग 20 घंटे का समय लगता है, जिसके बाद वॉयेजर 1 में लगी सेंसिटिव एंटीनाज धरती पर भेजे गए सिग्नल्स को कैच कर लेते हैं। इसके बाद वॉयेजर 1 20 वाट का एक रेडियो सिग्नल धरती की तरफ भेजता है
हमारी धरती की तरफ आने वाले इन सिग्नल्स को हमें एम्पलीफाई करना पड़ता है, क्योंकि इतनी दूरी तय करने के दौरान सिग्नल काफी कमजोर हो जाता है। धरती तक आते आते ये सिग्नल इतना कमजोर हो चुका है कि इसे डिटेक्ट कर पाना भी हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस कार्य को DSN यानी कि डीप स्पेस नेटवर्क सफल बनाता है। ये डीप स्पेस नेटवर्क रेडियो ऑब्जर्वेटरीज का एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। धरती पर 3 जगहों स्पेन, USA और ऑस्ट्रेलिया में DSN लगा हुआ है। ये रेडियो ऑब्जर्वेटरी इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि ये खराब से खराब और मध्यम से मध्यम फ्रीक्वेंसी को भी आसानी से कैच कर सकता है। यानी कि वॉयेजर 1 से आने वाला सिग्नल कितना भी कमजोर क्यों न हो, ये डीप स्पेस नेटवर्क उसे आसानी से डिटेक्ट कर लेता है और सिग्नल्स को हम तक आसानी से पहुंचा देता है। इस तरह से हम हर दिन डीप स्पेस नेटवर्क के थ्रू वॉयेजर 1 से कांटेक्ट करते रहते हैं। पिछले 50 सालों से अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए अब टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा विकसित हो चुकी है। वर्तमान समय की टेक्नोलॉजी से हम कई प्रकाश वर्ष दूर से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे रेडियो एंटीनाज काफी कमजोर सिग्नल्स को भी डिटेक्ट कर पाने में सक्षम हो चुके हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वॉयेजर 1 की लोकेशन को डिटेक्ट करने की हमारी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि वॉयेजर 1 रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कि RTG के माध्यम से चलता है। RTG सेल में एक छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर होता है जो कि यूरेनियम का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, जिससे यूरेनियम की मात्रा कम होती जाती है। इस तरह RTG सेल को पूरी तरह से खत्म होने में कई साल लग जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि ये काफी लंबे समय तक अपनी सर्विसेज देने में सक्षम है। वॉयेजर 1 इस समय 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है और इसमें लगा हुआ RTG सेल अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, जिसके कारण इसकी पावर पहले की तुलना में काफी ज्यादा कम हो चुकी है। सन 1990 में वॉयेजर 1 में जो कैमरास लगाए गए थे उनको भी अब बंद किया जा चुका है, ताकि एनर्जी को बचाया जा सके और इसे ज्यादा से ज्यादा दूरी तक लेकर जाया जा सके। और अब वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि वॉयेजर 1 को साल 2025 तक ही संचालित किया जा सकेगा और 2025 तक ही ये हमारे संपर्क में रह पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 2025 के बाद वॉयेजर 1 का RTG इतनी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट नहीं कर पाएगा कि इसमें लगे हुए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को सफिशिएंट पावर सप्लाई मिल सके और वो हमसे लगातार संपर्क में बना रहे। इसलिए अब वॉयेजर 1 ज्यादा दिनों तक हमारे संपर्क में नहीं रहने वाला और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि वॉयेजर 1 का अंत 2025 तक होने वाला है। इस समय वॉयेजर 1 में कुल 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। वॉयेजर 1 में लगे उपकरणों की बात की जाए तो इसमें टेलीविजन कैमराज, इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट सेंसर्स, मैग्नेटोमीटर, प्लाज्मा डिटेक्टर, कॉस्मिक रे और चार्ज्ड पार्टिकल सेंसर जैसे कई दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल हैं। वहीं इसके अंदर 55 भाषाओं का अनुवाद करने की क्षमता भी मौजूद है। नासा द्वारा सिलेक्टेड रिकॉर्ड की सामग्री में 150 एनालॉग एनकोडेड फोटोज एवं विभिन्न प्रकार के साउंड्स को भी शामिल किया गया है, जिससे कि इसे संचार के माध्यम से कांटेक्ट करने में किसी तरह की कोई परेशानी न आए। लेकिन आपको बता दें कि इतना समय गुजर जाने के बाद इसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स में से आज सिर्फ 4 इंस्ट्रूमेंट्स ही सही तरीके से काम कर रहे हैं। इस तरह जैसे जैसे इसकी दूरी हमसे बढ़ती जाएगी और 2025 तक इसमें लगा हुआ RTG लगातार कमजोर होता जाएगा, उसके बाद इसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स को भी धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा और या फिर वो अपने आप ही रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे। इसके साथ ही इसका कनेक्शन भी धरती से टूट जाएगा और इस तरह से ये वॉयेजर 1 अंतरिक्ष में कहीं गुम हो जाएगा, इस अंधेरे काले अंतरिक्ष में। इस मिशन ने अब तक अपने कई उद्देश्यों को सही से पूरा किया है और उसमें काफी सफलता भी मिली है। वॉयेजर मिशन ने बृहस्पति ग्रह, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे आउटर प्लैनेट्स के बारे में काफी जानकारियां जुटाई हैं। इस तरह से आज हम ये कह सकते हैं कि ये मिशन काफी हद तक सफल रहा है और ये मिशन काफी बड़ा भी रहा है, जो कि आज तक भी जारी है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वॉयेजर 1 के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।